Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या टेक्नोलॉजी। आज आपको हमारा जो रिपेयरिंग का बेसिक और एडवांस दो चीज के बारे में चर्चा की जाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे रिपेयरिंग में आता है बेसिक और फॉल्ट फाइंडिंग, दो के बारे में ब्रीफिंग किया जाएगा और तीन तरीके से ब्रीफिंग किया जाएगा, जिससे आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो रवि सर से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी क्लास लें और आप लोगों को उसका बेनिफिट मिले। थैंक यू सर। मैं रवि सर नित्या टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मैसेज में, कि हम एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो मैं आप सभी भाई लोगों से एक जानना चाहता हूं थोड़ी सी, कि मुझे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। आखिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जानने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है हम लैपटॉप रिपेयर करने वालों को। क्योंकि सर उसी से मिलकर सब हमारा जो एलिमेंट बना है सर उसी के आधार पर हम पढ़ेंगे। देखिए, एलिमेंट तो आपका बन चुका है, तो प्रॉपर वर्क। आज का हमारा चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे कितने भाई हैं जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स उनको लगता है या वो जानते हैं? कितने लोग हैं जो ऐसा जानते हैं जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिनका क्लियर है? कोई बोलेंगे? कोई हमसे बात करना चाहेंगे जो बेसिक बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स पहले पढ़े थे बट इसमें पता नहीं है। अच्छा, मुखर्जी साहब सर आपने भूल गए हैं। दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। अगर हमको जो भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नॉलेज है, कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज है, थोड़ा बहुत आप वो विचारों का आदान प्रदान करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपका और पक्का होगा। और वो जो हम बेसिक के बारे में जानते हैं फिर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। काफी ऐसे हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स और दोस्त होंगे जो बेसिक के बारे में भी जानकारी नहीं होगी, तो उनको इस सेशन के अंदर जानकारी पूरी तरह से हो सकती है। जीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। जी सर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादातर सर जितने भी पार्ट्स यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल कैपेसिटर, डिस्क कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, ये सब मिलके काम करते हैं। तो रेजिस्टेंस में कलर कोड के आधार पे उसका वैल्यू को ज्ञात किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर जो होते हैं एनपीएन और पीएनपी होता है। वेरी गुड, अच्छा नॉलेज है आपका। और नेक्स्ट कोई दोस्त और कोई कुछ बताना चाहेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कितना नॉलेज ले चुके हैं, कितनी और नॉलेज की ज़रूरत है, यहाँ से जुड़ने के बाद आपको क्या मिल सकता है, यहाँ से जुड़ने का क्या फ़ायदा हो सकता है। इन सब चीज़ों के मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा आप लोगों से, कि आप लोग मुझे बताएं कि आप कहाँ तक जानते हैं और आपको और कितना जानने की ज़रूरत है। ऐसे हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, उसका तो मैंने सिलेबस आप लोगों को दे ही दिया हूँ, लेकिन फिर भी उसमें एक छोटा बता देता हूँ कि मुझे हम लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना रहता है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना रहता है हम लोगों को रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, राकेश कुमार की आवाज आ रही क्रिस्टल, लॉजिक गेट्स,
कॉइल या इंडक्टर आप खुद ही लिख लीजिएगा। और कुछ रह गया? रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, बीजेटी, मोसफेट, क्रिस्टल, लॉजिक गेट, ये कंपैरेटर है, ठीक है। इसे थोड़ा काम, ये है ऑपरेशन एम्पलीफायर। अब इतने चीजें हैं जो मिनिमम, देखिए मैक्सिमम तो बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन मिनिमम इतना चीजें आपको रोज तक रहेगी। आपको लैपटॉप का रिपेयरिंग जहाँ पे आप करना शुरू करेंगे तो इतना चीजें आपको रोज तक रहेगी। तो इतने चीजों में से आप में कौन कौन कितना जानते हैं और किस किस बारे में जानते हैं, अगर थोड़ा सा अपना नॉलेज को शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा आसानी होगी आप लोगों को समझाने में। जानने में ऐसा है दोस्तों कि जितने एक लॉजिक नंबर पे पर रजिस्टर जानते है, हैं। रजिस्टर आप पहचान सकते हैं, उसका काम आपको क्या पता है, और क्या आप उसको चेक करने का सिस्टम पद्धति वो आपको पता है। यही तीन चीज शेयर करना है, तो आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। कोई भाई बात करना चाहते हैं जो कहते हैं कि सर मुझे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पता है, या सारे लोग सर लॉजिक गेट के बारे में केवल पता है। लॉजिक गेट। आपको सिर्फ लॉजिक गेट के बारे में पता है, और बाकी की और कोई भाई हैं जिनको रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, बीजेटी, मोसफेट, इन सब में से किसी चीज का भी कुछ भी पता है? यह कैपेसिटर और फ्यूज के बारे में पता है। अच्छा, आपको कैपेसिटर और फ्यूज के बारे में पता है। चलिए, गुड, वेरी गुड, थैंक यू। आप बोले इतना ही बहुत है। आप लोग सब बोलिए, देखिए शर्माइए मत, क्योंकि आप और अगर बोलेंगे तो आपको अपने बारे में और हमारे बारे में पता चलेगा। देखिए ये एक मतलब इंट्रोडक्शन क्लास है। हम आपके बारे में जानेंगे और आप मेरे बारे में जानेंगे, तो एक दूसरे का रिलेशन बनेगा। इस क्लास में जुड़ने का मोटो या इस क्लास को करने का मोटो यही है कि आप कितना जानते हैं और हम कितना जानते हैं, हम दोनों मिलके एक दूसरे के नॉलेज को शेयर करेंगे। अगर आप कम जानते होंगे तो आपको और सीखने की जरूरत पड़ेगी, और मैं कम जानता हूँगा तो मुझे और सीखने का जरूरत पड़ेगा। तो जब तक हम और आपसे बात नहीं होगी, हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपकी कमी कहाँ पे है या हमारी कमी कहाँ पे है। सर रजिस्टर, कैपेसिटर और डायोड के बारे में थोड़ा बहुत पता है। वेरी रजिस्टर मतलब करंट को लिमिट करने के लिए यूज होता है। कैपेसिटर होता है जो कि करंट को फिल्टर करने के लिए, और डायोड मतलब एक ही मतलब करंट को फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। क्या आप लैपटॉप रिपेयर करते हैं? नहीं सर, थोड़ा बहुत मतलब बायोस वो सब कर लेता हूँ सर। एंजल कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ सर, सागर। हाँ हाँ सागर जी, मतलब आप लैपटॉप रिपेयर नहीं कर पाते हैं अभी? नहीं नहीं सर, इतना मतलब डीपली नहीं गया हूँ सर। और इतने भाई में से कोई भाई हैं जो लैपटॉप रिपेयर करते हैं या कर लेते हैं? मैं उनसे सर कुछ अपना लैपटॉप खोल के उसे बिगाड़ देते हैं पर रिपेयर नहीं कर पाते। नहीं नहीं लेकिन उसको भी देखिए, अगर बिगड़ेगा नहीं, अगर देखिए आपको किसी चीज का डर रहेगा तो आप सीख नहीं पाओगे। आप बिगाड़ने के लिए एक बार खोलेंगे लैपटॉप में तो आपका बन भी सकता है। डर नहीं सर रहेगा बना रहे थे तो बट आप हो सकता बहुत, सर थोड़ा बहुत 1-2 मिनट चला पर बंद। लैपटॉप का बनना बिगड़ना सब अच्छा है, अगर बिगड़ेगा तो बनेगा। आपने बिगाड़ा इसका मतलब कि आप प्रयास किए हैं, और जो प्रयास किया है वही जीतेगा। बैठ के या सब सर। सपने उनके उनके ही साकार होते हैं जो सपने देखते हैं और उस पे वर्क करते हैं। जो सपने देखते ही नहीं उनका सपना साकार नहीं हो सकता। जी जी, बिल्कुल आ रही है। क्या इसकी आवाज आ रही है? किसी और की थर्ड पार्टी का आवाज कम हुआ अभी आपका? जी जी सर, इसी की आवाज आ रही है। किसी की आवाज आ रही है, ठीक है थोड़ा और जी। नजदीक कर लेता हूँ।
अभी क्लियर आवाज है? बिल्कुल बिल्कुल सर, अब क्लियर है। हाँ, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मिनिमम हम लोगों को इतने चीजों को पढ़ना है। इसमें और भी चीजें हैं जो इसको डिस्क्राइब करेंगे, जैसे रजिस्टर है, तो रजिस्टर का भी बहुत सारा वेरिएशन होता है। ठीक है, तो रजिस्टर का क्या क्या वेरिएशन होता है हम इसके बारे में थोड़ा रफली आप लोगों को बता दें। और जो सिंबल है, इसको रजिस्टर का सिंबल बोलते हैं, इसको डिनोटिंग लेटर बोलते हैं। और इसका यूज क्या है रजिस्टर का, एक सिंपल वे में समझिए कि ये करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। कितना रुकावट पैदा करेगा और कितनी वैल्यू होगी कि कितना रुकावट पैदा करेगा, इसका कैलकुलेशन हम लोग ओम्स लॉ के थ्रू कर सकते हैं। ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, रजिस्टर से ही बनता है एक वोल्टेज डिवाइडर। ऑन लॉ क्या आता है? वोल्टेज डिवाइडर, देखिए ये ओम्स लॉ वोल्ट अपन एम्पियर। रजिस्टर का कैलकुलेशन, देखिए ये जो रेजिस्टेंस का जो निर्माण रजिस्टर का जो खोज किए हैं, वो उनका वैज्ञानिक का नाम है ओम्स, साइमन जी ओम्स। सर। ठीक है, और उन्हीं के नियम के अनुसार हम रजिस्टर की वैल्यू को निकालते हैं। कौन सा वैल्यू का रजिस्टर कितना कैलकुलेशन या कितना करंट का कंजप्शन करेगा, ये सारा कैलकुलेशन इनके रूल के हिसाब से ही होता है। जो रूल इन्होंने बना के दिया है दुनिया को, इन्हीं के रूल के हिसाब से सारे रजिस्टर की कैलकुलेशन होती है। ओम्स लॉ में क्या क्या है, जैसे उसका वोल्टेज निकालने का अलग फॉर्मूला है, करंट रेजिस्टेंस निकालने का अलग फॉर्मूला है, करंट निकालने का अलग फॉर्मूला है। इन्होंने बहुत सारे फॉर्मूला दिए हैं दुनिया को, जिस फॉर्मूला पे चल के वोल्टेज, करंट, एम्पियर, रेजिस्टेंस का मेजर किया जाता है। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस के माध्यम से बनता है एक वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर के बारे में आप में से कोई भाई जानते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर क्या है? वोल्टेज डिवाइडर, डिवाइडर वर्ड से ही आपको पता लगा लेना चाहिए कि वोल्टेज को बांटने का काम करता है। कितना बांटेगा वो उसके फार्मूला के अकॉर्डिंग काम करेगा, किसकी फार्मूला जो रहेगी उस फार्मूला के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे वोल्टेज डिवाइडर है, तो वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला आप लोगों को मालूम है? सर नहीं मालूम है। V इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये इसका फॉर्मूला है वोल्टेज डिवाइडर का। इस फॉर्मूला की मदद से हम वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। क्या समझे? जैसे अगर आप चाहें तो हम इसका एग्जांपल, एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। वोल्टेज डिवाइडर जब भी बनेगा तो इस हिसाब से बनेगा। एक रजिस्टर होगी, एक और रजिस्टर होगी, एक सिरा इसका ग्राउंड होगा और एक सिरा पे वोल्टेज होगी। ये वोल्टेज कितना भी हो सकता है। ठीक है, और बीच से जो आउटपुट लिए, जैसे तो ये दोनों के बीच में हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं वी आउट। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट है और ये रजिस्टर 10 ओम का है या 10 के का रजिस्टर है, ये दोनों, ये भी 10 का, ये 10 का, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट कितना मिलेगा? 5 मिलेगा सर, 5 वोल्ट। ये आउटपुट मिलेगा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट कैसे? देखिए इस वो ऐसे कि अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, V इन इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो आपका V इन कितना है? देखिए ऊपर वाले सिरा को हम लोग बोलते हैं R1 और नीचे जो ग्राउंड से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं R2। ठीक है, तो आपकी V इन कितना है? 10 वोल्ट है सर। हाँ, ये 10 वोल्ट हो गया। R2 कितना है? 10। 10। और R1 कितना है? R1 की वैल्यू कितनी है? 10 ही है। और R2 की वैल्यू 10 हो गए। तो ये क्या हुआ? 10 इंटू 10 हाँ, वो भी 10। 100 डिवाइडेड बाई 20। अगर इसको काटेंगे
तो ये आ जाएगा 5। तो इस पॉइंट पे आपको मिलेगा 5 वोल्ट। तो ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, ऐसे ही रजिस्टर का बहुत यूज है। रजिस्टर बहुत तरीके से यूज होता है। रजिस्टर को आप सीरीज में भी यूज कर सकते हैं और रजिस्टर को पैरेलल में भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर दो रजिस्टर को सीरीज में जोड़ा जाए तो क्या होता है? मान लीजिए एक रजिस्टर है 10 के और फिर एक रजिस्टर को जोड़ दिए, उसकी भी वैल्यू है 10 के, तो दोनों का आउट यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा? और 5K। इसकी वैल्यू और दो रजिस्टर को आप पैरेलल में जोड़ दिए ऐसे 20K सर। 5K। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन क्या कहलाएगा? ये दोनों पैरेलल। ये ऊपर वाले को क्या कहेंगे? सीरीज सर। नीचे वाले को पैरेलल। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में क्या होगा कि जब दो रजिस्टर आपस में जुड़ते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब अगर दोनों रजिस्टर की वैल्यू 10 के है तो इसकी हो जाएगी 20 के। और पैरेलल कनेक्शन में क्या है कि दो रजिस्टर को आपस में जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है उसमें। उसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सिर्फ दो रजिस्टर में बताया मैंने। अगर यही 3 रजिस्टर हो जाएगा तो नियम चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ 2 रजिस्टर के साथ लागू होगा। अगर 3 रजिस्टर आप, ठीक है, लेकिन इसका जो वाटेज है, वाटेज बढ़ जाएगा। वाटेज अगर ये दोनों 1 वाट का है तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 2 वाट। वैल्यू घट जाएगा और पावर बढ़ जाएगी, वाटेज बढ़ जाएगी। इसमें क्या है कि वैल्यू बढ़ जाएगा और वाटेज सेम रहेगा। अगर 1 वाट का है तो 1 वाट ही रहेगा। इसका भी एक बहुत लंबा कैलकुलेशन है, एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग बताएंगे जब हमारा आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिएगा। तो उस पे हम लोग एक एक पॉइंट पे, रजिस्टर पे हम लोग को का 10 दिन 5 दिन का क्लास चलता है, 5 दिन का क्लास चलता है, जिसमें रजिस्टर के बारे में आपको डिटेल बताया जाता है। अरे ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कहने के लिए तो बेसिक है, लेकिन ये इसके बगैर आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स अधूरा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी कंपोनेंट, कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से परे है। और उसमें प्रॉब्लम भी आती है तो बेसिक में ही प्रॉब्लम आती है। या तो उसका रजिस्टर खराब हो जाएगा, उसकी कैपेसिटर खराब हो जाएगी, उसकी फ्यूज खराब हो जाएगा, उसका इंडक्टर खराब हो जाएगा। प्रॉब्लम इधर ही आता है। उसकी आईसी भी खराब हो सकती है। पूरा का पूरा बड़ा सा बड़ा डिवाइस ये छोटे से रजिस्टर के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, इस टाइप का रजिस्टर हो गया। वैसे ही कैपेसिटर काम करते हैं वैसे ही। अब हमने एक बात पूछा था कि हम लोगों को बेसिक के बारे में जानने की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए आप यहाँ, हाँ, एक यहाँ रजिस्टर का मेन पर्पस क्या होता है सर सर्किट में? रजिस्टर का मेन पर्पस है करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करेगा। मतलब जो करंट हाँ सर, ये तो मतलब थ्योरिकल है ना सर? थ्योरिकल भी यही यही है, प्रैक्टिकल भी यही है। थ्योरिकल और प्रैक्टिकल अलग थोड़ी हो जाएगा। सर। उसका काम जो है वो सर तो मैंने अपना ये ही सुना कर। है मतलब रजिस्टर का, क्या क्या दोबारा मतलब आपकी आवाज कट गई, पूरा बोलिए। मैंने मतलब थ्योरिकल में यही पढ़ा है सर कि करंट जो होता है और रजिस्टर उसके रास्ते में मतलब रुकावट डालता है। लेकिन एक्चुअली में जो प्रैक्टिकली होता है मतलब वो जानना चाह रहा था। हाँ, प्रैक्टिकल में भी वही होगा। प्रैक्टिकल में भी हो यही होगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी उसमें एक कंडीशन लग जाएगा। ये रुकावट तब डालेगा करंट में जब इसके ऊपर किसी भी प्रकार का लोड दिया जाएगा। मतलब जब इसका जी कंजप्शन सर। होगा। जब तक कंजप्शन नहीं होगा तब तक आपकी करंट को तो आप मेजर करेंगे तो करंट जरूर कम हो जाएगा। अगर आपके पास एम्पियर मीटर है
और आप एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर के बीच में अगर आप करंट के वेरिएशन को देखेंगे तो मेजरमेंट जरूर हो जाएगा, लेकिन ये फुल वर्किंग में तब आता है जब इसके ऊपर लोड दिया जाता है। वही मैं अभी लोड की बात कर रहा था। मैं मान लीजिए जी ये सर। एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है, देखिए एक्चुअली क्या है कि आपका लैपटॉप ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है, ठीक है, आपको उसको ठीक करने का सीखना है। आप क्या सीख रहे हैं कि अगर वो खराब हो तो कैसे ठीक कर सके। देखिए ये एक बैटरी है 12 वोल्ट की, और ये बल्ब ही है उसी के रिगार्डिंग, मतलब इस बल्ब को बैटरी के जलने लायक है, इसको भी मान लीजिए 12 वोल्ट ही मान लीजिए, ठीक है। अब इस बल्ब को जलाने के लिए हम किस किस कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्टर सर, डायोड सर। एक सेकेंड, हम रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक क्या, स्विच 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 हाँ स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपेसिटर सर, फिल्टर के लिए। नहीं, इसको जलाना है, कैपेसिटर के माध्यम से जल नहीं सकता। यही चीज को आपको समझना है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जानने का मतलब यही है कि हम किस जगह पे किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को समझना है। और कुछ ऑप्शन है इसमें। सर इसे डायरेक्ट भी तो जला सकते हैं। डायरेक्ट तो जला ही सकते हैं, तो डायरेक्ट नहीं करके तो मान लीजिए डायरेक्ट की जगह पे चलिए फ्यूज का भी जला सकते हैं। जलाने के लिए तो है, कितने प्रकार से इसको जला सकते हैं वो आपको बताना है, कि और क्या लगा सकते हैं इसको जलाने के लिए। मुखर्जी साहब आप बोलिए। आपने सर्किट का तो बता रहे हैं, लेकिन सर्किट का बेसिक में थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने ओवरलुक हो गया। मतलब सर्किट का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्किट? दैट इज व्हेन GRCCS completes a metallic chain, then it's called circuit. मतलब क्या? G for generator, R for receiver, C for connecting wire, C for terminals and S for switch. है सर? हाँ ठीक बोले ना सर? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अभी अगर इस एप्लीकेशन मतलब इस सर्किट को पूरा करना हुआ तो इस पे और क्या क्या प्रोसीजर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये हमारा लाइट जल जाए। मुझे इस लाइट को जलानी है। इस लाइट को अब तो जलाने के लिए ये बीच में देखिए, ये एक जंपर यहाँ पे था आपका और एक जंपर यहाँ पे था। अब इन दोनों के बीच में आप क्या क्या चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये जंपर है, एक जंपर है, तो इसमें इन्होंने बोला किसी भाई ने कि हम रजिस्टर लगा सकते हैं, रजिस्टर के माध्यम से भी जल जाएगा। डायोड लगा सकते हैं, डायोड के माध्यम से भी जल जाएगा। स्विच लगा सकते हैं, स्विच के माध्यम से भी जल जाएगा। और फ्यूज लगा सकते हैं, फ्यूज के भी माध्यम से जल जाएगा। और कोई चीज है ऐसा कंपोनेंट जिसके माध्यम से हम इसको जला सकते हैं? डायरेक्ट तार का वायर कनेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। क्या? डायरेक्ट वायर कनेक्ट करेंगे, एक तार से अगर जोड़ देंगे तो भी चलेगा। अगर तार से जोड़े या फ्यूज लगा दिए, बात एक ही हो गया। चलिए आगे, और कोई दूसरा ऑप्शन बताइए। हाँ सर, ट्रांजिस्टर से मॉस्फेट। हाँ, आप मोसफेट लगा के जो भी जला सकते हैं इसको। चलिए कॉइल हाँ, कॉइल भी लगा, कॉइल के भी माध्यम से जला सकते हैं। और कुछ है तो देख लीजिए। अब ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का देखिए कमाल, देखिए इसको जानने की क्यों जरूरत पड़ती है, ये उसका सॉल्यूशन अभी आपको मिलेगा। कि अगर आपके पास लैपटॉप में आपको पता चला कि यहाँ पे 19 वोल्ट आ रही है और कोई सर्किट आगे बना हुआ है यहाँ पे 19 वोल्ट नहीं जा रही है, ठीक है, तो आप इसकी टेस्टिंग प्रोसीजर के लिए क्या क्या चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं ये इससे पता चल जाएगा आपको। आप चाहें तो वहाँ पे रजिस्टर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो वहाँ पे डायोड भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो उसको जंपर करके भी चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो स्विच लगा सकते हैं, चाहे तो मोसफेट लगा सकते हैं, चाहे तो कॉइल लगा सकते हैं। इतना में से किसी भी चीज को लगाएंगे आपके 19 वोल्ट यहाँ तक पहुंच जाएगी। और यही है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स।
इसीलिए आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा जानकारी होना कंपलसरी है कि हम अगर रिपेयर करने बैठते हैं तो वहां पे हम कौन कौन सा लॉजिक का इस्तेमाल करके उस चीजों को ठीक कर सकते हैं। जैसे आप में से बहुत भाइयों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर मैं लैपटॉप रिपेयर सीखता हूँ तो क्या उसका पूरा कंपोनेंट मिल जाएगा, कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा तो उसको क्या करेंगे, उसको बाईपास कैसे करेंगे, किस कंपोनेंट के को किस चीज से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये जब आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा हो जाएगी तो ये सारा डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा कि इसी को ये पूरे सिस्टम को बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये अगर इतने चीजों के बारे में अगर आपको डीपली मालूम हो गया है तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रिपेयर करने के लायक बन जाते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक चीज और इसमें एडिट करना चाहूंगा। अब देखिए, अब एक चीज आपके पास आ जाती है, यहाँ पे है एडेप्टर और यहाँ पे है बैटरी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एडेप्टर की पावर देते हैं और यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में आप किस किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ एडेप्टर लगा हुआ है और एक तरफ बैटरी लगी हुई है, तो आप कौन सा कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपका सर्किट खराब ना हो, मतलब आपका कंपोनेंट खराब ना हो, एडेप्टर खराब ना हो और बैटरी खराब ना हो। इसमें आप किस किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर फ्यूज लगाएंगे, रजिस्टर लगाएंगे और डायोड लगाएंगे। अगर फ्यूज लगाते हैं तो आपका एडेप्टर और बैटरी आपस में शॉर्ट करेगा। डायोड। हाँ, यहाँ पे चलिए मोस्फेट आप लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, डायोड। डायोड दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जीना डायोड होता है जो सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, चाहे कोई भी सर्किट हो। तो आप मोस्फेट लोग भूल क्यों जाते हैं? मोस्फेट के अलावा डायोड लगा सकते हैं। अब देखिए कैसे कटिंग हुआ। अगर इस चीज को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप इसको कट भी नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए आपने कट कर दिया इसलिए कि अब इतने ऑप्शन में से मात्र आपके पास दो ही ऑप्शन बचा है जिसमें आप एडेप्टर और बैटरी दोनों को साथ में लगा सकते हैं। या तो उसमें आप डायोड को इस्तेमाल कर सकते हैं या तो मोस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी किसी भी चीज को लगाइएगा दोनों सप्लाई आपस में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, शॉर्ट करेगा। इसीलिए आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बारीकियों का ध्यान देना पड़ता है, एक एक बारीकी आपको सीखना पड़ता है। आप थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में या आप अपडेट नहीं किए हैं तो आपके सामने प्रॉब्लम होते हुए भी आपको नहीं दिखेगा और आप उसको नहीं कर पाएंगे। और ये सारे चीजों की अप्लाई आपके लैपटॉप में होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी अप्लाई होती है। अब मैं आप लोगों को एक और सर्किट बना के देता हूँ। आपने जीना डायोड का नाम सुना होगा, आपने जीना डायोड के बारे का नाम सुना होगा, सुने हैं? यस सर, यस सर सुने लेकिन काम नहीं जानते इसका क्या काम है। ठीक है, अगर यहाँ से एक सप्लाई आ रही है, ये है 12 वोल्ट, ठीक है, और ये है आपकी ग्राउंड। तो क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि हमको ये आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा? 4.7 वोल्ट। मुखर्जी साहब बताएं 4.7 वोल्ट। और कोई बताइए कितना वोल्ट मिलेगा? सेवन वोल्ट मिलेगा सर। आप अब्बू हमीद जी बोले 7 वोल्ट। और कोई बताएं कितना वोल्ट मिलेगा? देखिए किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप उसको जरूर बताइए। अगर आपके पास गलत नॉलेज होगा तो हम अभी उसको करेक्ट कर देंगे और सही नॉलेज होगा तो वाह वाह। 12 वोल्ट सर। 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। और कोई बताए? 12 वोल्ट सर। 4.7 वोल्ट। 4.7 वोल्ट।
4.7 वोल्ट सर। 7 ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे, कोई डिफरेंट सवाल? एक बंदे हैं इनपुट 12 वोल्ट है, आउटपुट भी 12 वोल्ट होगा, बिकॉज इसमें रजिस्टर नहीं है। अगर रजिस्टर होता था तो 4.7 वोल्ट आउट होता। अच्छा, रजिस्टर होता तो 4.7 वोल्ट आउट होता। अगर रजिस्टर नहीं हाँ, है तो रजिस्टर नहीं है तो कितना आउट होगा? 12 वोल्ट आउट होएगा, बट इसमें जीना डायोड ओवरहीट होएगा। मतलब आउटपुट होगा लेकिन जीना डायोड ओवरहीट होगा। आप बोले निकेश जी, आप निकेश जी बात कर रहे हैं? जी, अच्छा अच्छा, मैं जी जीएस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है सर, जीएस इलेक्ट्रॉनिक ठीक है। और कोई बोलिए। सर ने चलिए कुछ अच्छा जवाब दिया। देखिए आपका जवाब भी 100% सही नहीं है, लेकिन आपने वहां तक पहुंचा, लेकिन कुछ कमी रह गई है जिसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। लेकिन और कोई बताएं। सर इसमें 12 वोल्ट जो है ना सर, हाँ, 12 वोल्ट में 4.7 वोल्ट माइनस करके वो भेज देगा सर। 12 वोल्ट में 4.7 करके माइनस करके हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपने भी जवाब देने का प्रयास किया। और आगे बताइए। और कोई है जो कुछ अलग तरीके से बता सकते हैं या जिनके पास करेक्ट जवाब हो? अब मैं इतना बता सकता हूँ कि अभी तक के जवाब में सभी का जवाब गलत है। इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू जितनी होगी उतनी ही वोल्टेज वो आउट करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा, कम नहीं करेगा। 20 वोल्ट भी अगर सप्लाई कर देंगे तो अगर उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 4.7 है तो 4.7 ही आउट होगी, 12 वोल्ट नहीं आउट होगी। चलिए, आप भी जवाब देने का कोशिश किए हैं, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका भी जवाब गलत है। सही जो जवाब को करेक्ट कर सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यही है। सभी को पता है कि मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानता हूँ, लेकिन कुछ कुछ कमियां रह जाती है जो वो नहीं जानते हैं और हमेशा उसी चीज को मिस्टेक करते हैं और टेबल पे उनका काम नहीं हो पाता है। सर वोल्टेज कोई पास ही नहीं होगा क्योंकि उसका जो कैथोड है वो पॉजिटिव की तरफ है। नहीं, देखिए जीना डायोड का इस्तेमाल हमेशा हम उल्टा डायरेक्शन में ही करते हैं। ये डायरेक्शन सही लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं। जो आपको समझ आ रही है आप उसके हिसाब से बोल सकते हैं। अगर ये पास नहीं करेगा कोई बात नहीं, ये तो सीधी लाइन है, दोनों लाइनें तो सीधी सीधी है। तो आपकी यहाँ पे तो कुछ ना कुछ मिल जानी चाहिए थे। अगर पास नहीं करेगा तो आगे भेजेगा, अगर कुछ भी पास नहीं करेगा तो यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा। इसलिए कि इसको रोकने के लिए तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है इसमें। यही सर्किट को आपको समझना है। अभी हमारे गुरुजी से बात हो रही थी तो कुछ बातों पे चर्चा चल रही थी, तो हमारे गुरुजी से उन्होंने बातों बातों में पूछा कि हम लोगों ने पूछा कि सर अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सा जवाब दिया था कि जब सचिन तेंदुलकर साहब थे जो क्रिकेट खेल रहे थे, जब उन्होंने संन्यास लिया तो उनसे बहुत सारे प्लेयर या बहुत सारे जो उनके सीनियर जूनियर सब उनसे पूछे कि सर आप ऐसा कीजिए कि जो अभी करंट के खिलाड़ी हैं उनको कुछ आप अपना नॉलेज शेयर कीजिए या उनको कुछ अपने तरफ से एडवाइस दीजिए। तो उन्होंने एक ही एडवाइस दिया था कि बेसिक पे ध्यान दो। और मैं भी यही आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप बेसिक पे ध्यान दीजिए। अगर आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे, बड़ा बड़ा रिसेट पे, क्लॉक पे और पीएलटी रिसेट पे और जो भी है चिप रोबेलिंग में आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो किसी काम का नहीं रहेगा। आप आईसी लगाते रह जाएंगे, चिप रोबोल कर करके डालते रह जाएंगे, लेकिन आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा, इसलिए कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। आपका बेसिक में ही प्रॉब्लम है और आप चिप में पहुंच चुके हैं। ये जो सर्किट बना है, ये सर्किट, इस टाइप के सर्किट को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन सर्किट। ये ऐसी सर्किट है कि जितना इसका वैल्यू है 4.7, अगर ये 4.7 से 4.8 वोल्ट भी आ जाता है तो ये सर्किट ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये आपस में क्रॉस कर जाएगा और ये शॉर्ट हो जाएगा। ना इधर कुछ मिलेगी ना इधर कुछ मिलेगी, या इधर कुछ होगी तो ये भी ड्रॉप हो जाएगा। ये प्रोटेक्शन सर्किट का काम करेगा इसमें। इसके पास कम करने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं मिला बचा है, इसलिए कम नहीं कर पाएगा।
आप लोगों ने सब ही लोग बेसिक पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ का फर्क हो जाएगा, इसलिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा बारीकियों को समझना पड़ेगा। ये 4.7 से नीचे, अगर 4 पॉइंट से, अगर यहाँ से 4.4 वोल्ट मिलती तो आपको यहाँ पे भी 4 वोल्ट मिलता। 4.5 भी मिलेगी तो भी यहाँ पे 4.5 मिलेगा। 4.7 भी मिलेगी तो भी यहाँ पे 4.7 मिलेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे 4.8 हो जाएगा, ये आपको कुछ भी नहीं देगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये शॉर्ट कर जाएगा, ये सारी करंट को ग्राउंड की तरफ भेज देगा। तो यही है आपका बेसिक। इस चीज को आप समझ गए तो आपको दुनिया का कोई भी डिवाइस को रिपेयर करने में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। चलिए, इसमें एक चीज आप लोगों को और मैं हिंट देना चाहूंगा। अब देखते हैं थोड़ा सा कि आप लोगों को, थोड़ा सा सर्किट हम बदलते हैं इसमें। इसकी वैल्यू हमने कर दिया 10 के। तो अब बताइए आप लोग के आउटपुट में कितना मिलेगा। सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने बीच में एक रजिस्टर लगा दिया। कंडीशन तो सेम ही रहेगा, आउटपुट पे कुछ नहीं होगा, मिलेगा। यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट ही होगा। जी नहीं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ये सर्किट आपका बन गया रेगुलेटेड सर्किट। हाँ 4.7 जाएगा। ये अब बन गया आपका रेगुलेटर। ये अब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ये रेगुलेटर हो गया। 4.7 जाएगा दोनों के लिए। अब आउटपुट कितना मिलेगा? 4.7। 4.7। 4.7 वोल्ट क्यों मिलेगा? बीच में जो रेजिस्टेंस है वो ओवर करंट को वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, और करंट में जो 4.7 वोल्ट का लिमिटेशन है वो लिमिटर डाल के, तो लिमिटर के बाद वो 4.7 वोल्ट आएगा। अगर मतलब हम सीधी लैंग्वेज में इतना समझ सकते हैं कि जितनी इसकी वैल्यू होगी उतना वोल्टेज छोड़ कर सारा वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे इसकी लोड को कम करने के लिए रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर जितना ग्राउंड जाएगा उतना ये रजिस्टर इसके ग्राउंड जाएगा, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा कि अगर हम इसको ग्राउंड करते हैं तो ओम्स लॉ का कैलकुलेशन जो कहता है उतना वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा। बाकी जो 4.7 वोल्ट बचेगा इसकी आउटपुट मिलती रहेगी। यहाँ पे आप 12 दे दे या 5 वोल्ट दे, यहाँ तक कि 4.7 दे, लेकिन अगर यहाँ की वोल्टेज अगर आपको 3 वोल्ट मिलता है तो यहाँ पे कितना मिलेगा? तो 3 वोल्ट ही मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 3 वोल्ट जितना उसका मैंने, अगर 4.7 से कम रहेगा 1 वोल्ट भी 0.1 भी, तो उतना ही वो जितना इनपुट में है उतना ही आउटपुट आएगा। हाँ, फिर यहाँ पे अगर जितना यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे की वोल्टेज 4.7 से नीचे है तो जो इधर आएगा वो सीधा इधर आ जाएगा। 4.7 से ऊपर जाएगा तो जितना ऊपर होगा, अगर इसका 1 वोल्ट ऊपर होगा तो 1 वोल्ट ग्राउंड कर देगा। और जब इसकी कैपेसिटी, जब इसकी लोड कैपेसिटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस क्या करेगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग उतना वोल्टेज को अपने पास रोक देगा। तो यही आपको समझना पड़ता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब एक सर्किट और आपको बता के बनाते हैं इसमें। अब आप बता पाएंगे कि यहाँ पे कितना वोल्ट मिलेगा? उसमें नेगेटिव मिलेगा 4.7 माइनस। मतलब कितना में माइनस कितना? 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से 4.7, उसमें 4.7 का माइनस होगा। और कोई है जो इसको करेक्ट कर सकते हैं? और कोई भाई है जो इसको करेक्ट करना चाहेंगे, या आपके पास अगर कुछ डिफरेंट जवाब हो या कुछ ऐसे इससे बेहतर जवाब हो तो आप देना चाहेंगे? सर 8 वोल्ट होगा सर। कितना होगा? 8 वोल्ट नहीं समझ में आया, दोबारा बोल दीजिए। 4.7। 4.7। और कोई? 7.3 होगा सर। 7.3 होगा। और कोई बताएं? सर 12 वोल्ट होएगा। जीएस इलेक्ट्रॉनिक्स 12 वोल्ट। चलिए ठीक है। और कोई बताएं भाई, और कोई भाई बताएं, अपना अपना नॉलेज शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे एक कोई कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि आप गलत जवाब दे देंगे तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिल जाएगा। आप गलत जवाब देंगे तो भी आपको सही जवाब मिलेगा, और सही जवाब देंगे तो भी आपको सही जवाब मिलेगा। लेकिन ये पता चल जाएगा कि आपका नॉलेज कहाँ तक है और आपको और नॉलेज को कितना बूस्ट करने की जरूरत है।
ये तो वो बहुत छोटा चैप्टर है, ये तो सिर्फ बेसिक है। लैपटॉप में तो ऐसे ऐसे हजारों चैप्टर पड़े हुए हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। और कोई बताएं? मतलब आप नहीं बताना चाहेंगे तो इसमें हो जाएगी 12 माइनस 4.7, कितना बचेगा ये 0.3 और इधर 6 नहीं 5, 5.3। अगर 5.3 अगर कोई बोले होंगे तो उनका जवाब सही होगा, बाकी सबका जवाब गलत है। 7.3 होगा ना? अच्छा 7 5 12 तो 7 पॉइंट, अच्छा हमको 10, हाँ 7.3 एक भाई बोले थे, जो भाई 7.3 बोले थे उनका जवाब सही है। बाकी सभी लोगों का जो जवाब दिए हैं या जो नहीं दिए हैं सबका गलत है। मुखर्जी साहब का भी जवाब सही था, हमने उनके जवाब को जानबूझ के गलत बताया ताकि कोई और लोग इसको अलग तरीके से ट्राई करें, क्योंकि अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो रिपेयर नहीं होगा। अगर आपको पता है कि इतना ही होना है तो आपको अड़े रहना है। आपका जो लैपटॉप का मदरबोर्ड है बहुत बार आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको जब पता है कि इतना होगा तो इतना होगा, आपको इसी पे अड़े रहना है। बाकी उसके सर्किट को उसके हिसाब से आपको चेंज कर देना है। अब चलिए एक चीज और है, अब जीनर डायोड की बात आ रही है तो जीनर डायोड पे थोड़ा सा चर्चा एक्स्ट्रा करते हैं। एक चीज और है, अब इस जगह पे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा बताएं कोई? 16.7। चंदन कुमार जी बोले 16.7, और कोई बताएं? 7.3 मिलेगा सर। नहीं सर 0 वोल्ट मिलेगा। सर 890, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। राज सर आप इनका नाम एडिट कर दीजिए ताकि इनका नाम पुकारने में अच्छा हो। नाम बताइए सर 890 जो आपने आपका नाम आ रहा है। आमिर खान नाम है सर मेरा। ठीक है, आप नाम को एडिट कर दीजिए राज सर। और कोई जवाब दे, कोई भाई हाँ, जवाब दे। सर बोलना चाहूंगा डायोड में कैथोड एनोड होने की वजह से ये उल्टा लगा हुआ है डायोड, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, 0 वोल्ट होएगा। मेरे हिसाब से तो 4.7 ही आएगा, आपके हिसाब क्योंकि से थ्रेशोल्ड वैल्यू ही पास करेगा, केवल बाकी को रोक देगा। हाँ 4.7 ही आना चाहिए। जब ये था तो ठीक है, जब ये है और एक सर्किट आपका ऐसा बना तो क्या दोनों में कोई फर्क नहीं है? 16.7 आएगा फर्क है ना? तो फर्क है तो दोनों में एक जैसे आप कैसे जवाब दे सकते हैं? सर 16.7 आएगा सर। चलिए ठीक है, हाँ आपकी सुन ली। आप हैं आमिर, आमिर जी। जब आपने सर कहा सागर कि बात कर रहा हूँ। अच्छा सागर जी ठीक है, तो जब 4.7 आया उसमें इसमें भी उतना ही आएगा, तो दोनों में कुछ तो फर्क होगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम कंपोनेंट रजिस्टर तो नहीं है कि कंपोनेंट को हम उल्टा कर देंगे नहीं, तो रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग पास कर रहे हैं ना। जीनर डायोड में क्या है, अभी का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है। तो रिवर्स डायरेक्शन में आप सप्लाई जितना भी दे, थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर कम रहेगा तो कोई सप्लाई नहीं मिलेगा। अभी के जो डायरेक्शन, एक सेकेंड, होगा अभी तो का जो जो एक सेकेंड, अभी का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स नहीं है, वो है फॉरवर्ड। हाँ फॉरवर्ड, ठीक है, और ये है आपका रिवर्स। रिवर्स। पावर नहीं जाएगा। जीनर डायोड तो रिवर्स डायरेक्शन में काम करने के लिए बनाया गया है ना। तो अभी अगर हम इसको इस हिसाब से लगा दे तो क्या होगा? वो तो काम करा, बनाया गया रिवर्स डायरेक्शन में काम करने के लिए, लेकिन मैंने इसको ऐसे लगाया। वो मेरे तो सीरीज के हिसाब से रहेगा ना सर। क्या? वो तो सीरीज के हिसाब से रहेगा ना सर। सीरीज के हिसाब से मतलब वो बता रहे हैं कि जीनर डायोड सिर्फ रिवर्स में काम करेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ रिवर्स में ही काम करेगा। हाँ सर। जीनर डायोड आपका रिवर्स हो या फॉरवर्ड हो, काम दोनों ही सेक्शन में, मतलब काम दोनों ही कंडीशन में करेगा, लेकिन दोनों ही टाइप काम पे उसकी आउटपुट में फर्क हो जाएगी। अगर ये रिवर्स बायोस में है तो ये इसकी जितनी वैल्यू है उतना रोक के बाकी को पास करेगा।
अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो एज ए डायोड काम करेगा। एक डायोड पे यहाँ पे जितना देते हैं इसको इधर जितना मिलता है एज ए डायोड काम करेगा। इसमें जीनर का कोई रोल नहीं रह जाएगा। अब इसकी डेटा शीट अगर बताती होगी कि 0.07 वोल्ट कम करता है तो 0.07 वोल्ट कम करेगा। इसको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं रहेगा कि ये कितना वैल्यू का लगा हुआ है, कितना वोल्ट का लगा हुआ है। यही है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कि देखिए एक कंपोनेंट जहां गया अपना रूप परिवर्तन करता गया। रिवर्स में लगा अलग चीज किया, ग्राउंड के साथ लगा अलग चीज किया, रेजिस्टेंस के साथ मिलकर लगा अलग चीज किया, उल्टा लगा अलग चीज हो गया। तो इसी को आपको डीपली समझना होगा। ऐसे ऐसे बहुत, अभी तो हजारों कंपोनेंट आपके बाकी हैं, जिसमें से 15-20 कंपोनेंट हमारे लैपटॉप में यूज होते हैं। इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लैपटॉप टेक्नीशियन, आप लैपटॉप का इंजीनियर बनना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। कुछ हम कर लेंगे, 2 कदम मैं और 2 कदम आप, फिर जाके एक अच्छा लैपटॉप इंजीनियर का आपको रोल दिया जाएगा और फिर आप उस पर सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन जब तक इस बेसिक को आप डीपली नहीं समझेंगे, बेसिक को सभी लोग हल्के में लेते हैं। अरे बेसिक है, मुझे पता है, मैंने 10 साल पहले पढ़ लिया, मैंने 20 साल पहले ही पढ़ लिया। लेकिन नहीं, आप 20 साल पहले पढ़े थे तो भी आज पढ़ना पड़ेगा, 10 साल पहले पढ़े थे तो भी आज पढ़ना पड़ेगा। उसकी सिस्टम को समझनी पड़ेगी, लैपटॉप में किस हिसाब से काम कर रहा है उसको भी समझना पड़ेगा। लैपटॉप में रेजिस्टेंस का रोल अलग हो जाता है, डायोड का रोल अलग हो जाता है, कैपेसिटर का रोल अलग आ जाता है। चलिए अब एक कैपेसिटर पे अभी बात कर लेते हैं कि कैपेसिटर के बारे में आप लोग कितना जानते हैं। देखिए ये है कैपेसिटर, ठीक है, और कैपेसिटर की एक सिंबल ऐसा बनता है। ये दोनों सिंबल में कैपेसिटर का क्या फर्क है? दोनों सिंबल एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। पहले वाले को क्या बोलेंगे? अगर इसको हम 1 नंबर दे तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलराइज। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। ये हो गया मतलब नॉन पोलराइज। अब ये हो गया पोलराइज। ठीक है। तो अब ये बताइए कि कैपेसिटर का रोल क्या है, कैपेसिटर काम क्या करता है? डीसी को रोकता है और एसी को पास होने देता है, फ्रीक्वेंसी पास होने देता है। अच्छा, डीसी को रोकता है, फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है, और क्या करता है? वोल्टेज को फिल्टर करता है सर, करंट को फिल्टर करता है। करंट को फिल्टर करता है। ठीक है। अगर मैं कैपेसिटर के ऊपर यहाँ फिर से कैपेसिटर बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ से इंजेक्ट करें तो आपकी इस पॉइंट पे कितनी वोल्ट मिलेगी? 12 वोल्ट मिलेगा। 12 वोल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे हम 12 वोल्ट एसी कर दें, चलिए प्लस माइनस को हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एसी कर देते हैं तो कितना मिलेगा? 0। आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा ग्राउंड हो जाएगा। सारा ग्राउंड मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा बात है। अगर यही कैपेसिटर को हम यहाँ पे लगा दें, अगर इसी कैपेसिटर को हम यहाँ पे लगा दें, ये बीच में कटा हुआ है, आप सिर्फ रेट को ध्यान देना, तो कितना मिलेगा? आउटपुट में वही 12 वोल्ट मिल जाएगा, एसी ही मिलेगा। हाँ, आउटपुट में एसी ही मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा। मुखर्जी साहब आप समर्थन कर रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप इस पे? मैं पल्सेटिंग डीसी रहेगा, पल्सेटिंग डीसी। अच्छा, और अगर एक कैपेसिटर यहाँ पे ऐसे लगा दे तो और फिल्टर कुछ भी नहीं मिलेगा आउटपुट लोड पे।
अगर वही कैपेसिटर को उठा के हम यहाँ लगा दे तो कुछ भी नहीं मिलेगा लोड पे, सारा ग्राउंड हो जाएगा। 12 वोल्ट अगर यहाँ पे हम डीसी देते हैं तो, और एक कैपेसिटर यहाँ भी लगा हुआ है और एक कैपेसिटर यहाँ भी लगा हुआ है, मतलब ये भी आउटपुट पर कुछ भी नहीं मिलेगा लोड पे। यहाँ से भी हम दे देते हैं 3 वोल्ट तो 3 वोल्ट मिलेगा आउटपुट पर लोड पे। आउटपुट पे 3 वोल्ट। मुखर्जी साहब आप समर्थन कर रहे हैं? हाँ 3 वोल्ट मिलेगा। हाँ सर। और कितने भाई हैं जो समर्थन में हैं? 3 वोल्ट मिलेगा सर। 3 वोल्ट मिलेगा। तो यही है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यही पढ़ना है। रजिस्टर के बारे में पूरी जानकारी, कैपेसिटर के बारे में पूरा, डायोड के बारे में पूरा, और मोसफेट, ट्रांजिस्टर मतलब मोसफेट, बीजेटी, जेफेट, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। चलिए अब हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं जेफेट। एक सर्किट डायग्राम को मुझे किसी को खोलने दीजिए। आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा है? ये बता सकते हैं आप लोग कि ये क्या है? मॉसफेट है। कौन सा मॉसफेट है ये भी बता सकते हैं? पी चैनल सर। पी चैनल में कौन सा है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और कोई भाई जवाब दीजिए, कुछ कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए। मुखर्जी साहब आप बताइए। पी चैनल में फॉरवर्ड बायस चाहिए। नहीं, वो फॉरवर्ड बेस तो है, अभी है, ये लगा हुआ, इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड बेस में है। लेकिन पहले तो सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि ये मॉसफेट है कौन सा, एन चैनल है कि पी चैनल है। अब पी चैनल में भी कैटेगरी होती है, ई मोस है या डी मोस है, मतलब इनहेंसमेंट टाइप है या डिप्लेशन टाइप है। डी मोस है, सॉरी, डिप्लीशन मोड। डी मोस है। अच्छा, ई मोस और डी मोस में क्या अंतर है? मेरे ख्याल से ई मोस है। एनहांसमेंट टाइप में वो बीच में ब्रेक होता है ना, और डी मोस जो है डिप्लीशन टाइप में पूरा सिंगल लाइन होता है। तो ये दोनों मॉसफेट में क्या डिफरेंस है? अगर यहाँ पे हम ई मोस का इस्तेमाल करें तो क्या क्या रिजल्ट आएगा उसका? दूसरे एंड पे वोल्टेज थोड़ा ज्यादा मिलेगा सर, क्योंकि वो एनहांस करेगा उसको। वोल्टेज तो दूसरे टाइप साइड में भी उतना ही मिलेगा, ज्यादा थोड़ी मिलेगा। इनपुट जितना मिलेगा उतना ही आउटपुट मिलेगा। तो आखिर इसके जगह पे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। 2 टाइप के मॉसफेट को क्यों बनाया गया? सर्किट में क्या हम ई मोस के जगह पे डी मोस और डी मोस के जगह पे ई मोस का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। तो अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? कुछ तो रीजन होगा इसका। सर डिप्लेशन मॉसफेट तो मतलब वोल्टेज को डिप्लीट करेगा, उसको कम करेगा। और ई मोसफेट वोल्टेज को ज्यादा करेगा सर, इनपुट से ज्यादा होगा उसका वो वोल्टेज। इनपुट से ज्यादा तो कर ही नहीं सकता ये। नहीं सर, करंट का तो एनहांस कर रहा है ना सर। इनहांस कर रहा है, लेकिन अगर इनपुट में आप 19 करंट एनहांस करेगा, करंट इसकी फर्क करंट को एनहांस करेगा। इसकी जो फर्क आएगी वो करंट में आएगा। तो अगर हम इस मॉसफेट को आपस में रिप्लेस करते हैं तो क्या पॉसिबल है ये वर्क करेगा नहीं करेगा? वर्क तो करेगा, लेकिन आउटपुट में हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए। नहीं, अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर वर्क क्या किया ये? आपका लैपटॉप ऑन होगा नहीं होगा? अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा?
देखिए यही है बेसिक, हम बार बार बेसिक के ऊपर जा रहे हैं कि आप अगर बेसिक को अच्छे से नहीं समझे हैं तो आप सर्किट को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। और रिपेयरिंग का मतलब होता है सर्किट को तोड़ मरोड़ करना। कि अगर हमारे तो पास करंट का रिक्वायरमेंट फिर चेंज हो जाएगा ना, कि उस अगर केस में हमारे करंट का रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो गया तो क्या होगा, अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं ई मोस के साथ, ये तो डी मोस है, ठीक है। अगर इसको हम या रिप्लेस तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा या फिर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अरे तो भाई हम इसको टेस्ट करेंगे तो मुझे क्या दिखेगा, उसमें कुछ दिखेगा डिफरेंस? या तो बिल्कुल ऐसा थोड़ी होता है, वो तो सबको पता है, या तो करेगा या तो नहीं करेगा, ये कौन नहीं जानता। लेकिन आपको दोनों में से एक इम्प्लीमेंट करके कभी नहीं देखा ना। प्रॉब्लम आएगा। तो अगर इम्प्लीमेंट प्रॉब्लम करके तो आएगा। प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगा? इम्प्लीमेंट करने से पहले अगर आपको बेसिक यहाँ पे भी क्लियर है ना, तो आपको इम्प्लीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो करेगा ही करेगा। बस ये होना चाहिए चार्जिंग जैसे में प्रॉब्लम आएगा। जैसे आपने अभी कैपेसिटर के बारे में क्या बोला कि नहीं जाएगा, तो क्या आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखे हैं? नहीं देखे। आप उसको समझे नहीं। हैं अच्छे से, आप उसको अच्छे से समझे हैं कि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसका भी कारण कि भाई इसकी फॉर्मेट ऐसी है, इसलिए ये मतलब सॉरी रिसिव फॉर्मेट है, इसलिए क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन इसको भी समझना पड़ेगा, इसलिए कि ये भी तो मदरबोर्ड के सर्किट डायग्राम पे इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर इसको क्यों छोड़ दिया? क्या इसके बगैर काम चल जाएगा? इन केस किस कोई ऐसा रीजन आपका हुआ, अगर आप इस चीजों को विशेष ध्यान से नहीं देखे और सेम साइकिल के आप ईमो इसके जगह पे ला के लगा दिए, तो क्या काम कर जाएगा? आप तो कंफ्यूज, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने मिस्टेक कहाँ पे किया। अगर आप इसको सही से नहीं देखे, आपने देखा एन चैनल है कहीं, अरे सॉरी पी चैनल है, कहीं से भी पी चैनल ला के लगा दिया, चलो हो गया। या इसको है आप इसकी शक्ल देखिए, इसका शक्ल और इसका शक्ल है तो सेम हो जाएगा, एक ही टाइप का रहेगा। तो आप इसके जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे, इसके जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे, तो आपका काम तो बनना नहीं है। आप नंबर चेक करेंगे सेम जैसा मिल जाएगा। तो इस जगह पे गलती, अगर मिस्टेक आप कर दिए, तो है कोई जो इसको आपको सोल्यूशन दे सकता है, कोई सुधार सकता है? कोई बता ही नहीं पाएगा, आपका गुरु भी नहीं बता पाएगा। नहीं, कोई बता नहीं पाएगा। इसलिए कि आप इसको गलत कर चुके हैं और वहां तक ध्यान ही नहीं जाएगा। तो गुरु से पूछने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या गलत करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि वो तो देखेगा कि भाई मोस्फेट लगा हुआ है तो अपना वर्किंग में लगा होगा, पूछेगा भैया कौन सा लगा है, एन चैनल लगा दिया सर, ठीक है एन चैनल का था रिक्वायरमेंट, एन चैनल लगा दिया। लेकिन ई मोस लगा है कि डी मोस लगा है, ये उनके दिमाग में भी नहीं रहेगा उस टाइम। और आपको तो मालूम ही नहीं है कि ई मोस और डी मोस में कुछ फर्क भी होता है। तो यही चीजें हैं जो बेसिक आदमी कहता है, जब कोई हम लोग के पास में कोई इंक्वायरी आती है, पूछते हैं सर आप क्या क्या बताएंगे, मैं बोलता हूँ सर बेसिक से शुरू, बेसिक बताएंगे इसके बाद ये बताएंगे। सर मुझे बेसिक तो आता है, अभी इतने 28% है, 28% में से किसी के पास भी जवाब नहीं है इनका, मैं कैसे मान लूँ कि बेसिक आता है? और अगर आता है तो आप जवाब दीजिए। आप बेसिक को स्किप करने का सोचते हैं कि सर मुझे वीडियो दे दीजिए मैं उससे इंजीनियर बन जाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे, जब तक हम और आप आमने सामने नहीं होंगे, जब तक आपकी आवाज को हम नहीं सुनेंगे और हमारी आवाज को आप नहीं सुनेंगे, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि आप वीडियो से इंजीनियर बन जाए। वीडियो से आप पैसा जरूर बर्बाद कर सकते हैं। वीडियो सिर्फ अपडेशन के लिए होता है। जैसे कोई मोबाइल आप परचेज किए हैं, उसमें कोई भी नई फाइल आती है तो आप उसको अपडेट कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी एंड्रॉयड सिस्टम में या आपके विंडोज सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो अपडेट करने के बाद भी ठीक नहीं होता, उसको वापस से नया इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। तो अभी आप जब फ्रेशर हैं तो आपके अंदर नया इंस्टॉलेशन फाइल चढ़ाना पड़ेगा, ना कि वीडियो वाली अपडेट चढ़ा देंगे तो आपका काम बन जाएगा। जब तक आपको नई अपडेट नहीं मिलेगी तब तक आपका काम नहीं बनेगा। और ये 28% जो आज ज्वाइन हुए हैं, ये सारे कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, अपना काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तरीका गलत होने की वजह से आउटपुट कम निकलता है। निकालते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, कहीं से हिट एंड ट्राई करते हैं कि कभी इस आईसी को बदल दिए, कभी उस आईसी को बदल दिए। लेकिन आपको इस टाइप का इंजीनियर बनना है कि हिट एंड ट्राई नहीं। अगर आपको पता चल गया कि आईसी खराब है तो खराब है, आप उसी पे अडिग रहिए कि नहीं खराब है,
मैं नहीं मान सकता कि ठीक है। अब आप जब इतना कॉन्फिडेंस आएगा तो आप इंजीनियर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यही चीज है, आप क्लास को ज्वाइन करने पे आपको यही चीजें मिलेगी सीखने को कि हमको किस जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कौन सा कंपोनेंट कैसा काम कर सकता है, उसकी कितनी वेराइटी है, कौन कौन सा वेराइटी किस जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा और किस वेराइटी का क्या गुण है। ठीक है, ये सारे चीजों पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलेगा। जैसे प्रैक्टिकल में हम कैसे आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, बहुत लोगों को ये जवाब सवाल रहता है कि सर हम प्रैक्टिकल ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं प्रैक्टिकल कराने के लिए भी। हम उसको एक छोटा सा लाइव दिखा सकते हैं आपको। ये आप देख पा रहे होंगे आपको। लाइक सर लाइक, माइक्रोस्कोप। देखिए जैसे ये बोर्ड है जो हम लोग देखेंगे, वो कैसे देखेंगे, कैसे हमारा प्रैक्टिकल हो पाएगा, ये उसकी बातें हैं। ये आप सभी को दिख रही होगी, ये मान लीजिए हमारा डायोड है। सर एक बार फुल स्क्रीन कर लीजिए। हाँ फुल स्क्रीन कर देता हूँ इसको। सभी का व्यू सही है? जी जी सर, अब सही है। ठीक है, अब ये देखिए एक ये देखिए ये आपका मॉसफेट है। ठीक है, इस मॉसफेट का नंबर भी आपको शायद पढ़ाई हो रही होगी, इस पर लिखा हुआ है 4466। अब आप लोग ये देख के बता सकते हैं कि अगर मॉसफेट पे के नंबर देख करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी मॉसफेट है। एन चैनल। एन चैनल और पी चैनल। एन चैनल और पी चैनल को कैसे पहचानेंगे? इवन नंबर वाला एन चैनल होता है और ऑड नंबर वाला पी चैनल। ठीक है, अब देखिए जैसे इसको टेस्ट करना होगा तो इसकी टेस्टिंग प्रोसेस क्या है। अगर मल्टीमीटर से टेस्ट करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एन चैनल है या पी चैनल है? मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रोब ड्रेन पे और पॉजिटिव सोर्स पे रखेंगे, अगर कोई वैल्यू देता है तो ऐसे एन चैनल होगा। इसमें सोर्स और ड्रेन का डेफिनेशन कैसे हम पता कर पाएंगे, कौन सा सोर्स, कौन सा ड्रेन, कौन सा गेट? डॉट डॉट जो बना हुआ है, जहाँ पे डॉट बना हुआ है वहां से 1 2 3 तीनों पिने सोर्स होती हैं, और उसके जस्ट बगल वाली तीनों लास्ट वाली पिन जो 4 नंबर पिन है वो ग्राउंड है, गेट होगी, और बाकी की 4 पिनें ड्रेन होंगी। देखिए जैसे ये जो डॉट दिख रहा है आप सभी को। हाँ सर। ठीक है, ये जो डॉट होता है, डॉट से दो चीजें होती है। एक तो इससे पता चल जाता है कि ये पिन नंबर 1 है। किसी भी आईसी पे, मॉसफेट पे, कहीं भी अगर आपको डॉट दिख जाए तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये पिन नंबर 1 है। और आईसी की काउंटिंग हम लोग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मतलब कि घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके उल्टा दिशा में। मतलब ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गई, ये 3 हो गया और ये 4 हो गए। ठीक है, अब 4 के ऊपर में आपका होगा 5 6 7 8। क्लियर है? दिख रही है सभी को? वैसे ही इसमें भी होगा 1 2 3 4, उसके ऊपर 5 6 7 8। तो इसमें 1 2 और 3, इस मॉसफेट में जो 8 ली की मॉसफेट होती है, इस मॉसफेट में 1 2 और 3 आपका होता है सोर्स, 4 नंबर होता है गेट, और 5 6 7 8 ये 4 पिने होती है ड्रेन। क्या क्या हुआ? 1 2 3 क्या हुआ? आवाज आ रही है? हाँ, 1 2 3 सोर्स, 4 नंबर गेट, 5 6 7 8 ये हो गया आपका ड्रेन। ठीक है, अब अगर हमारे को इस मॉसफेट को पता करना है कि कौन सा मॉसफेट है, पी चैनल है या एन चैनल है, उसको हम पता करने के लिए क्या करेंगे कि ड्रेन पे पहले एक प्रोब को रखेंगे। तो हमने ड्रेन पे रख दिया एक प्रोब। प्रोब दिख रही है?
और एक प्रोब को रखा जी। हमने सोर्स पे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर में कुछ एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप देखिए मल्टीमीटर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। अब इस प्रोब को पलटेंगे, पलटने के बाद एक प्रोब को रखेंगे हम रेड वाले को, अरे ब्लैक वाले को ड्रेन पे और रेड वाले को इस पे। उसके बाद देखिए आपकी एक्टिविटी हुई, कितना बताया 516। तब इसके ड्रेन पे हमने ब्लैक प्रोब रखा तो इम्पीडेंस दिया। इसका मतलब एक चीज साफ हो गई कि अगर ड्रेन पे अगर ड्रेन पे अगर ब्लैक रखा मतलब एन चैनल, मतलब ब्लैक मतलब नेगेटिव मतलब एन। ड्रेन पे अगर एन रखा तो एन चैनल और ड्रेन पे पी रखा तो पी चैनल। इसके बाद ये वैल्यू बतानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं वैल्यू बता रही है। इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में वैल्यू नहीं बताना चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में वैल्यू नहीं बताना चाहिए। अगर वो ऐसा होता है तो ये आपकी मोस्फेट ओके माना जाएगा। ठीक है, खराब माना जाए, ओके माना जाएगा। अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में वैल्यू बताए और बाकी किसी भी डायरेक्शन में वैल्यू ना बताए ना बताए तो ओके माना जाए। तो ओके माना जाएगा। वैसे ही मान लीजिए आपको किसी भी चीज को टेस्ट करना है तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है आपका, ये इसको देख के पहचान सकते हैं क्या है? रजिस्टर। CLR। मुखर्जी साहब नहीं, CLR है। इसको आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये CLR है, इसको अभी रजिस्टर कहना है। CLR अगर ये उस पॉइंट पे लगा होगा जहाँ पे करंट लिमिट का सेंसिंग होता है, उस जगह के रजिस्टर को आप CLR बोल सकते हैं। अगर वही रजिस्टर किसी दूसरे जगह जाके लग जाए तो आप उसको CLR नहीं बोल सकते हैं। इसको अभी आप नॉर्मल रजिस्टर कह सकते हैं। और रजिस्टर का टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है मुखर्जी साहब? रजिस्टर को आप कैसे टेस्ट करते हैं? ओम्स मोड पे, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम्स रेंज पे। अगर इस रजिस्टर पे लिखा हुआ है 10R0, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? 10 ओम का है। 10 ओम। 10 ओम है। तो इसको अगर टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा? या तो मल्टीमीटर आपके पास ऑटो रेंज का है तो ऑटो रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ऑटो रेंज का नहीं है तो आपको ओम वाला सेक्शन को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद इसको चेक करना होगा। ऐसे चेक करने के बाद आप इसकी जितनी वैल्यू होगी उतना वैल्यू आपको मल्टीमीटर को शो करना होगा। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर आपका 10 ओम शो कर रहा है। हाँ 10.1। हाँ, ये थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है मल्टीमीटर के प्रोब की वजह से, या जो सर्किट में लगा हुआ है उसके वजह से थोड़ा बहुत का चेंजिंग आता है। और ऐसे भी रेजिस्टेंस का टॉलरेंस होता है अपना, वो 5%। अगर ये कौन सा रजिस्टर लगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, 5% प्लस माइनस चलती है इसमें। किस रेजिस्टेंस का कितना टॉलरेंस है ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि सही है या गलत है। वैसे ही एक रजिस्टर यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और नीचे करके देखते हैं। जूम करना पड़ेगा सर। कोई बात नहीं, जूम कर देते हैं। अब दिखाई दे रही है? अब क्लियर है सर। 2.2। 2.2 ओम। हाँ, तो इस पे लिखा हुआ है कि 2.2 ओम है तो आपने देख के बता लिया। अगर ऐसा ही रजिस्टर आपको मिल जाए, ये रजिस्टर दिख रही है आपको, ये रजिस्टर, फिर इसको आप कैसे पता करेंगे कि ये कितना है? इसको तो मल्टीमीटर से ही चेक करना पड़ेगा। इसको मल्टीमीटर से ही चेक करना है। जब मल्टीमीटर से आप इसको चेक करेंगे ऐसे, तो देखिए इसने वैल्यू बताया, कितना बताया? 75K। कितना बताया दिख रहा है आपको? 75 किलो ओम।
इसका मतलब है कि ये रजिस्टर जो है वो 75 किलो ओम का है, तो इसके बगल वाला कितना है, इसकी भी वैल्यू उतना ही बता रहा है 75 किलो ओम। ठीक है, लेकिन रजिस्टर को चेक करने के लिए अगर आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए कि रजिस्टर का जो वैल्यू है एग्जैक्ट सही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रैक से ऊपर करना पड़ेगा। एक सिरा ट्रैक से हटाना होगा। आप किसी भी आप इसको निकाल के भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक तरफ ये रजिस्टर है, रजिस्टर को थोड़ा सा खिसका दीजिए, तो एक तरफ ट्रैक में लगा रहेगा, एक तरफ ओपन हो जाएगा। इससे आपको टेस्ट करने में आसानी होगी और ये उड़ेगा भी नहीं। ऐसे बाहर निकाल के टेस्ट करेंगे तो ये उड़ जाएगा। तो इस टाइप से आपके सारे कंपोनेंट लेवल का भी हम लोग आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे और थ्योरी भी करवाएंगे, टेस्ट करके भी बताएंगे, फुल टेस्टिंग भी बताएंगे और हॉट टेस्टिंग भी बताएंगे कि इस रजिस्टर पे अगर हम पावर देते हैं तो इसका क्या रोल प्ले करता है। ठीक है।